नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जैसा कि आप सबको पहले से ही ये पता है कि आज हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं शिक्षक दिवस के मौके पर। तो सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की बधाइयाँ। आदरणीय गुरुदेव के शिक्षक दिवस आप की सभी बहुत को भी। सारी बधाइयाँ। और जानते हैं कि आज के जो हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर एस.के. पांडे सर, मैं सबसे पहले आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। बहुत और बहुत आपका भी धन्यवाद अनुपम जो जी। विषय है आज का कि जो भारत की वर्तमान राजनीति है उसमें जो मुद्दे और चुनौतियां हैं उस विषय पर सर हमसे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले एक संक्षिप्त परिचय में सर के बारे में बता दूं तो जितना विशाल औरा है आपका उसके बारे में मैं बहुत कुछ बोल नहीं सकता, वो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है, लेकिन फिर भी ये औपचारिकता इसे निभाना पड़ेगा। सर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो इस देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है उससे अपना स्नातक परास्नातक किया और दोनों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके बाद वहीं से पीएचडी की। और जब आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं उस दौरान आपने बहुत सारी छात्रवृत्तियां प्राप्त की अपनी प्रतिभा के दम पर। इसके बाद जो अकादमिक जगत है उसमें आपकी ख्याति के बारे में क्या ही कहा जाए। 3 विश्वविद्यालयों में अब तक 3 विश्वविद्यालयों का आप अभिन्न अंग रह चुके हैं, जिसमें तीसरी नौकरी पर इस समय है। हम लोगों को ये सौभाग्य शायद प्राप्त होना लिखा था ईश्वर की तरफ से कि हम आपके शिष्य बने, तो वो अवसर हमको मिला। आज आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और इसी के साथ साथ जो सैटेलाइट कैंपस है उसकी पूरी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं। तो इन तमाम प्रशासनिक और आध्यात्मिक व्यवस्थाओं के बाद भी आपने हमसे जुड़ने का निश्चय किया। हमने जो निवेदन किया उसे आपने ठुकराया नहीं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और ख्याति की बात अगर करें तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स हैं जिसमें सर के लेख छपते रहते हैं हमेशा। बहुत सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपको सुनने का अवसर लोगों को मिल चुका है। आप तमाम सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, वो दैनिक जागरण हो, द हिंदू हो या इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली हो, उन सब में आपके लेख आपको लगातार मिल सकते हैं। एक देश की जो सबसे सर्वे वाली सबसे प्रतिष्ठित संस्था है जिसे हम CSDS के नाम से जानते हैं, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, उसके जो स्टेट कन्वीनर हैं वो हमारे सर ही हैं इस समय। तो ये सब कुछ है आपसे जुड़ा हुआ और उसकी व्याख्या बहुत ज़्यादा देर तक की नहीं जा सकती है, तो मैं डायरेक्ट सर से मुखातिब होता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का सर विषय है, मतलब विषय के बारे में बहुत सारे लोगों ने मैंने प्रश्न आमंत्रित कर लिए थे कि इसके बारे में आप पूछ लीजिए। मुझे लगता है कि इतने सारे सवाल मेरे पास थे कि उन्हें मैं सबको समेट नहीं सकता था। तो जो कुछ मुख्य प्रश्न है जिसमें राजनीति विज्ञान के जो ज़्यादातर विद्यार्थी थे उनको मैंने सेलेक्ट किया है। एक पीएचडी के सर हैं, उनके सवाल को मैंने सेलेक्ट किया है और आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपका जो विश्वविद्यालय रहा है जहाँ से आपने अध्ययन किया वहाँ से भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके सवाल आए हैं, तो हम शुरुआत करें। सबसे पहला प्रश्न जो है कि जो भारतीय राजनीति है इस समय वो किस परिप्रेक्ष्य में चल रही है उस पर, तो इसमें मैं अपना सवाल आपके सामने रखता हूँ कि वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में क्या भारतीय लोकतंत्र विपक्षहीन हो गया है? क्या देखिए, सबसे पहले तो अनुपम, शिक्षक दिवस की आपको और सभी छात्रों को और जो भी श्रोतागण हैं आज के कार्यक्रम के सभी को जो है ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। आपने ये चैनल पर लॉन्च किया है, इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम प्रश्न पे आते हैं, आपने प्रश्न किया कि क्या भारतीय राजनीति विपक्षहीन हो गई है। यह चर्चा निश्चित रूप से हाल के वर्षों में भारतीय राजनीति में चल पड़ी है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ, और पिछले 2 चुनावों में जो उसकी परफॉर्मेंस रही, चाहे वो 2014 का चुनाव था जिसमें वो अपने लोएस्ट फिगर पर आई, लगभग 44 सीटें शायद उसे प्राप्त हुई, और उसके बाद 2019 में भी उसे जो है वो बहुत उन्होंने मेहनत किया तो भी वो 52 से ज़्यादा का आंकड़ा नहीं पार हो पाया। तो उसके बाद से इस तरह की चर्चा आम हो गई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी यह बात कही जाती रही, कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती रही है। वर्तमान में अगर हम फिगर के हिसाब से देखें तो फिगर्स के हिसाब से ऐसा दिखाई देता है कि शायद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, और 500 से ज़्यादा के जो हाउस की जो स्ट्रेंथ है और उसमें अगर पार्टी जो दूसरी पार्टी आती है उसकी संख्या अगर 44 और 52 होगी तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठेगा कि क्या भारत में जो राजनीति है वह विपक्षहीन राजनीति हो गई है। लेकिन दूसरे रूप में अगर हम देखें तो इसकी दूसरी तरफ से भी व्याख्या हो सकती है, और वो है कि लगभग ढेर सारे राज्यों में, विशेषकर जहाँ पर बाइपोलर कॉन्टेस्ट रहा है वहाँ पर कांग्रेस ही विपक्ष की भूमिका में है,
तो राज्यों में आप देखेंगे तो वो नंबर 2 पर यह पार्टी रही है। केंद्र में निश्चित रूप से यह पार्टी कमज़ोर हुई है। यह निश्चित रूप से राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि विपक्ष की राजनीति में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हम कह सकते हैं विशेषकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जैसे कि हम कहते हैं कि एक लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम और इक्वलिटी का होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का होना बड़ा ज़रूरी है। और जब हम चेक और बैलेंसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर जुडिशरी और जुडिशरी के साथ ही साथ विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वह सकारात्मक एक उसकी भूमिका होती है, और विपक्ष अपने तीखे प्रश्नों से जो सत्ता पक्ष होता है उसको जवाबदेह, जिम्मेदार और पारदर्शी बनाने में उस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष का होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कहा जाता है कि अ डिवाइडेड एंड वीक अपोजिशन इज़ डेंजरस टू डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ बड़ी अजीब सी बात है, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी हैं, जो राष्ट्रीय दल के साथ साथ जो जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो एक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, उनकी आपस में इन फाइटिंग्स हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, वो आपस में डिवाइडेड हैं। और एक जो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए अपोजिशन को, वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो लेकिन राजनीति में कोई चीज़ चिरस्थायी नहीं होती। ऐसे भारत के अगर हम अतीत को ले लें तो एक समय ऐसा था, तो ऐसा लगता था कि शायद कांग्रेस जो है वही एकमात्र दल है और यहाँ पर कभी विपक्ष आ ही नहीं पाएगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको पीछे ले चलूँ, इस पर मैं थोड़ा विस्तार से आपसे चर्चा करना चाहूँगा इस विषय पर, कि भारत में विपक्ष की राजनीति का प्रारंभ से ही अभाव रहा है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे उस दौर के, और उनमें से जो एक दो नाम थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, इन लोगों ने भी, राजगोपालाचारी एक समय में नेहरू जी के बड़े प्रिय थे, उन्हें वह राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। इन लोगों ने स्वतंत्रता पार्टी बनाई जी। यह पार्टी कुछ चली 20 वर्षों तक, यहाँ तक कि 1967 के चुनाव में इनके पास 44 सीटें थी लोकसभा में। लेकिन उसके बाद इस पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बाद में हम देखते हैं जयप्रकाश नारायण आते हैं, लोहिया आते हैं, सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं। वह पार्टी भी लंबे समय तक नहीं चलती, उसका वजूद भी समाप्त हो जाता है। आप देखिए, उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर पार्टी बनाते हैं, और उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी होती है वह भी उनके मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी होते हैं उनमें आपस में फूट पड़ जाती है, और वह भी समाप्त हो जाता है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है कि भारत की राजनीति में प्रारंभ से ही जो विपक्ष होना चाहिए, जो एक विपक्षी दल का एक की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, और वह परिपाटी लगभग चली आ रही है। लेकिन जैसा मैंने आपसे अभी कहा थोड़ी देर पहले कि कोई भी चीज़ राजनीति में स्थायी नहीं होती। वर्तमान समय में विपक्ष निश्चित रूप से कमज़ोर है, और यह चिंतनीय है। मजबूत विपक्ष का होना किसी भी लोकतंत्र के लिए, सुदृढ़ और मजबूत लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आगे भी यह ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, ऐसा अगर हम कहते हैं तो यह जल्दीबाजी होगी। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। मतलब आपको लगता है कि ये जो फूट है कांग्रेस के अंदर भी आंतरिक दिखाई दे रही है? गुलाम नबी आज़ाद क्या बोल रहे हैं, ट्विटर पे पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फाइट चल रहा है, ये सब सुलझ जाएगा आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे कोई भी राजनीतिक दल है, विशेषकर उनके जब उनकी कोर ग्रुप की बैठकें होती हैं तो तमाम इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं। इस बार इस तरह का जो कांग्रेस पार्टी का आपने जिक्र किया, उसमें एक बात हुई कि कहीं ना कहीं से एक सेलेक्टिव लीक था कि इस पत्र को लीक कर दिया गया उस बैठक से पहले, और उसको लेकर के जो है इस तरह की चर्चाएं हुई। हालांकि मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए इन चिट्ठियों में भी कुछ सकारात्मक पक्ष है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अगर हम एक इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात करें, जो कि आज की राजनीति में बहुत सीमित हो गई है, तो यह चर्चा खुलेआम होनी चाहिए। और जो कांग्रेस के जो गुलाम नबी आज़ाद या कपिल सिब्बल, शशि थरूर या जितिन प्रसाद, या जो तमाम नेताओं ने जब बात उठाई थी, पार्टी को मेरे ख्याल से अगर उन्हें वाकई अपने आप को मजबूती से स्थापित करना है तो उन्हें आलोचनाओं को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए और उस पर चर्चा करनी चाहिए।
उन कमियों पर चर्चा करनी चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तभी कांग्रेस जो है वो अपने एक अच्छे भविष्य के बारे में सोच सकती है। अगर इन आलोचनाओं को दबाने की कोशिश करेगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत मजबूती से राजनीति में स्थापित कर चुकी है और यह उसके लिए अच्छी चीज जाएगी, उसके हक में जाएगी। भारतीय राजनीति के एक विशेषज्ञ के तौर पर आपसे बेहतर कोई इसका जवाब दे नहीं सकता। एक सवाल ऐसा है कि जो पूरी राजनीति आप देख रहे हैं भारत की, वो अब इसमें देखने का असर है कि मतलब जो एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है कि जिसमें जो एक चेहरा होता है वही चुनाव लड़ता है, वही जीतता है, इस प्रकार के एक ढर्रे पर जो है भारतीय राजनीति चलती चली जा रही है कि जो मुख्यमंत्री है उसका चेहरा पहले डिक्लेयर करके चुनाव लड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करके चुनाव लड़ा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि हम अध्यक्षीय लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि इस तरह के कहीं जहाँ तक नेतृत्व को आगे करके चुनाव लड़ने की बात है, तो अगर आप भारत की राजनीति को प्रारंभ से देखें तो यहाँ पर चाहे जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व है, वो लार्जर देन लाइफ उनकी पर्सनैलिटी थी, वो फ्रीडम स्ट्रगल के उपज थे, तो उस वक्त कांग्रेस उनके चेहरे पर चुनाव लड़ती थी। उसके बाद इंदिरा गांधी का भी बहुत बड़ा कद था और भारतीय राजनीति में करिश्माई व्यक्तित्व का जो कॉन्सेप्ट है, जो लीडरशिप के साथ जुड़ा हुआ है, वो प्रारंभ से ही रहा है। और जब कोई एक मजबूत लीडरशिप इमर्ज करके आई है सामने, तो स्वाभाविक है कि कोई भी जो दल है वो सत्ता पक्ष होता है, वो उसको एनकैश करने की कोशिश करता है, उसकी लोकप्रियता को एनकैश करने की कोशिश करता है। और ये प्रारंभ पहले भी ऐसा रहा है और आज भी, चूँकि जो नरेंद्र मोदी है वो उनका एक व्यक्तित्व है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका बेनिफिट मिला है। स्वाभाविक है कि उनको वो आगे करके वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक राज्यों का प्रश्न है, आप चाहे वो देख सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने कहीं जहाँ उन्हें लगा है कि कन्वीनियंट लगा है, जहाँ उनका नेतृत्व स्पष्ट है, तो वो उस नेतृत्व के साथ चुनाव लड़े हैं। लेकिन जहाँ उन्हें लगा है कि उन्हें नेतृत्व को लेकर के कहीं वो क्लैरिटी नहीं है, उदाहरण के लिए आप उत्तर प्रदेश ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया था चुनाव से पहले, तो वो ये मैंने देखा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो अवसर के अनुसार विशेषकर राज्यों में नामों की घोषणा करते रहे हैं। चूँकि केंद्र की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास आज एक चेहरा है और वो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 14 से लेकर 19 तक अच्छा परफॉर्म किया था और इसलिए पार्टी के लिए कोई ये सोचने की कोई बात ही नहीं थी कि वो उनके चेहरे के साथ चुनाव में न जाती। एक और बात, मैंने एक शब्द का उल्लेख किया, करिश्माई व्यक्तित्व। ये भारतीय राजनीति में हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये लीडरशिप के प्रति का अगर जो करिश्माई जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसे मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, क्योंकि राजनीति में व्यक्ति जो है वो किसी नेतृत्व को का मूल्यांकन उसके कार्यों के आधार पर उसे करना चाहिए और उसके गुण दोषों के आधार पर उसको वोट करना चाहिए, न कि उसके प्रति आस्था या श्रद्धा के भाव से। और चूंकि भारत में इस तरह की ये परिपाटी रही है और वो चीज़ हम आगे भी देखते रहे हैं, लेकिन एक स्वस्थ राजनीति के लिए आवश्यक है कि नेतृत्व का गुण और दोष के आधार पर उसका मूल्यांकन करे जनता और उसके आधार पर उसका। महत्वपूर्ण प्रश्न था, मुझे लगता है कि उसको पूछना ज़्यादा जरूरी है। उस पर क्लियरिटी बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि ये हमेशा से, चाहे आज की बात हो चाहे पहले हो, ये माना जाता है कि जो न्यायालय है वो लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता, या हो सकता है आप भी ना मानते हो, लोग ये मानते हैं कि जो न्यायालय है वो केंद्र सरकार के दबाव में काम करता है और कई बार जो है फैसलों में केंद्र सरकार का दखल होता है। इसलिए अभी जो न्यायालय है उस पर बहुत सारे लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है उस पर से। दूसरी तरफ वो ये देखा जा रहा है कि अगर आप अमीर हैं तो फिर आपको न्यायालय प्रभावित नहीं कर सकता, अगर आप गरीब हैं तो फिर आपको बहुत तरीके से जो है दंड भुगतना पड़ सकता है। इससे जो है भारतीय लोकतंत्र किस तरह प्रभावित हो रहा है? देखिए, जहाँ तक लोकतंत्र का प्रश्न है, लोकतंत्र में अगर हम की प्रमुख संस्थाओं की बात करते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो न्यायपालिका एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। न्यायपालिका के पास बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है संविधान की व्याख्या करने के साथ ही साथ जितने भी संवैधानिक प्रश्न आते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उनका समाधान वह प्रस्तुत करती है। और न्यायपालिका से यह उम्मीद की जाती है, कहीं भी हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ, जो अगर हम लोकतंत्र को मापने का अगर एक कोई पैमाना है, तो उन पैमानों में एक बहुत महत्वपूर्ण पैमाना है कि उस देश में, उस राष्ट्र में जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है। जी। तो
भारत में जहाँ तक लोकतंत्र न्यायपालिका का प्रश्न है, निश्चित रूप से इस तरह की बातें टाइम टू टाइम होती रही हैं। उनमें कुछ तथ्य भी होता होगा, मैं इसे रूल आउट नहीं करता। हालांकि कुछ इस तरह से कुछ कॉन्क्रीट साबित होकर के आया हो, यह देखने को नहीं मिला, लेकिन आक्षेप टाइम टू टाइम होते रहे हैं। जहाँ तक न्यायपालिका का प्रश्न है, न्यायपालिका को निश्चित रूप से पारदर्शी होकर के काम करना चाहिए। भारत में न्यायपालिका ने बड़े बड़े फैसले दिए हैं, बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं और उसके तमाम लैंडमार्क वर्डिक्ट रहे हैं, जो कि संविधान को कहीं न कहीं मजबूती प्रदान करते हैं और एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच की तरफ भी वो इशारा करते हैं। साथ ही साथ जैसा कि आपने प्रश्न किया कि कुछ उसमें विसंगतियां भी रही हैं, कुछ खामियां भी रही हैं। उदाहरण के लिए जो पेंडेंसीज ऑफ केसेज हैं हमारे यहाँ भारत में, हम जानते हैं कि वो केसों की जो है वो पेंडेंसी बहुत ज़्यादा रही है और कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब अगर देरी हुआ तो मैं इसको इस रूप में कहूँगा कि अगर आपको कहा कि अगर देर होती है न्याय मिलने में, तो स्वाभाविक है कि अगर हमारे समय में कोई मामला होता है और हमारी अगली और उसकी अगली पीढ़ी में हमें न्याय मिलता है तो इस न्याय का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और आप देखते हैं कि कई बार जो है वो डेट्स पर डेट लगती हैं और टाइमली जो है वो जुडिशरी के जो है वो फैसले नहीं आ पाते हैं। दूसरा एक और भी प्रश्न है कि हम लोकतंत्र में बातें, तो लोकतंत्र का अंग्रेजी जो वर्जन है वो डेबॉन्स है और उसमें बातें जनता की जाती है, लेकिन हम जब उसका एक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं तो ऐसा दिखता है कि जनता कहीं हाशिए पर चली जाती है और जो एक एलीट जो है वो एक तरह से उसको कब्जा कर लेता है, सबवर्ट कर लेता है। वही लोकतंत्र में जब हम देखते हैं, न्यायिक मामलों में हम देखते हैं कि अगर एक संपन्न व्यक्ति है, साधन संपन्न व्यक्ति है, तो वो कैपेबल होता है, वो बड़े बड़े वकील हायर कर सकता है जिनकी की कोई अनलिमिटेड फीस होती है और वो अपने तरीके से केसों को जो है वो मोड़ सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। और अब इस तरह से जो दूसरा पक्ष अगर कमज़ोर होता है तो वह चूँकि उसके बराबर की हैसियत नहीं रखता है, इसलिए उसे कई बार न्याय मिलने में देरी होती है और कई बार नहीं भी मिल पाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि हाल के दिनों में बड़ी चर्चा भी हुई, कुछ ऐसे मुद्दे आए, मुकदमे आए जिन मामलों में ये चर्चा हुई कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के। आपको मालूम है एक जुडिशरी के साथ और वर्तमान सरकार के साथ एक खींचतान रही कि इसके लिए जजों का जो रिक्रूटमेंट है वो मामला भी काफ़ी दिनों तक लटका रहा। या अन्य जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश है उनका रंजन गोगोई जी को जो बाद में वो जो उनका वर्डिक्ट आया था राम जन्मभूमि वाले मामले में, और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जो लोग भेजा, सदन में भेजा, इसको लेकर के भी काफ़ी उंगलियां उठती रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ पार्ट्स में भी प्रेसिडेंस है। जस्टिस सदाशिवम को केरला का गवर्नर बनाया गया था, कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा हुआ था। तो लेकिन ऐसा कुछ कॉन्क्रीट एविडेंसेज की जो हम बात करें तो इस तरह से कुछ नहीं हुआ। जस्टिस लोया का मुद्दा आया था, तमाम इस तरह की बातें हुई हैं और कोई आज ये चर्चा नहीं हो रही है, यह पहले भी चर्चा होती रही है। लेकिन निश्चित रूप से मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम भारत में वाकई मजबूत लोकतंत्र चाहते हैं तो जिस तरह से हम फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो है निष्पक्ष प्रेस होना चाहिए, उसी तरह से भारत में जो न्यायपालिका है उसका मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है और विशेषकर कार्यपालिका के हस्तक्षेप से उसे मुक्त रखना चाहिए। ये तभी जो है वह एक लोकतंत्र जो है हमारे देश में सही ढंग से जो है वो पुष्पित पल्लवित हो सके। सर, एक शुचिता का प्रश्न है कि जो भारतीय राजनीति है उसमें अगर शुरुआत से आप देखें तो शुचिता देखने को मिली कि चुनाव में पंजाब में एक मुझे वाकया याद आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलने के लिए गए थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, चुनाव प्रचार करने के लिए गए और उन्होंने वहाँ मंच से कहा कि कल आज तो आप मुझे सुनने के लिए यहाँ आए हैं लेकिन कल लोहिया जी आए, उन्हें सुनने जरूर आइएगा। तो लेकिन आज जिस तरह के कटाक्ष एक दूसरे से चल रहे हैं तो आपको लगता है कि शुचिता इस देश के लोकतंत्र से धीरे धीरे पलायन कर रही है? देखिए, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा कि गांधी जो है, अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो देखिए वो राजनीति शब्द में ही नीति शब्द है। तो राजनीति का कहीं ना कहीं नैतिकता से एक चोली दामन का साथ है और
जो नैतिकता विहीन राजनीति है वह निश्चित रूप से किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। और हम अगर हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो हम लीडरशिप है हम उनको देखें, अगर आप गांधी को ही देखिए, गांधी का कंटिन्यूअस जो है वो टकराव होता है अम्बेडकर के साथ, उनका टैगोर के साथ टकराव होता है, लेकिन जो डायलॉग की जो परिपाटी है, जो संवाद की परिपाटी है, वो उन्होंने कभी बंद नहीं की। यानी वह हमेशा विमर्श की बात करते हैं और विमर्श के माध्यम से जो है समस्या के समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी में डायलॉग एक बड़ा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, लेकिन और डायलॉग जब होती रहेगी तो जो हमारे आपस में एक दूसरे में जो हम शंका करते हैं वो हमारी शंकाएं भी दूर होती हैं, और यह भी एक शुचिता का एक बहुत बड़ा जो है वह कारण भी बनता है। आज जो है वो राजनीति में निश्चित रूप से अगर हम देखें 70 सालों में भारतीय लोकतंत्र की अगर हम यात्रा को देखें तो हम कहीं ना कहीं हमें लगता है, और जिस शंका को गांधी ने भी जताया था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि अब चुनाव के बाद कांग्रेस जिस मिशन से बनाई गई उसे समाप्त कर देना चाहिए। जयप्रकाश नारायण आप जानते हैं वो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात उन्होंने की, दल विहीन लोकतंत्र की, तो उनके पीछे भी वही शंका वर्क कर रही थी। विनोबा भावे भी वही बात कह रहे थे कि जो दलीय लोकतंत्र है यह गला काट प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है और उसमें ये न केन प्रकारेण उस सत्ता को प्राप्त करना और जो नंबर है चुनाव सरकार बनाने के लिए जो हमारे नंबर होने चाहिए उसको जुटाना वो जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब ऐसे में जब आप उस नंबर गेम में शामिल हो जाते हैं तो उसकी जो पहली जो बलि चढ़ती है वह जो होती है वह शुचिता होती है, क्योंकि स्वाभाविक है कि तब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तब आप यह देखते हैं कि हम इस जाति के अगर कैंडिडेट को यहाँ से चुनते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप फिर जाति आधार पर, फिर धार्मिक आधार पर, फिर क्षेत्रीय आधार पर, भाषाई आधार पर, यानी संकीर्णतावाद की राजनीति जितना बढ़ती चली जाएगी स्वाभाविक है कि राजनीति से शुचिता का उतना ही पलायन होता चला जाएगा। और यह चीज़ हम अपनी भारतीय राजनीति में निश्चित रूप से देख रहे हैं। जिस तरह से अभी हाल के दिनों में हमने देखा कई राज्यों में सरकारें बनी, अभी हम देख रहे थे राजस्थान में हमने देखा, और यह कोई आज की ट्रेंड नहीं है। उससे पहले आप देखिए जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में हुआ करती थी हमने देखा था कि कितने राज्यों में अनुच्छेद 356 के माध्यम से सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया गया। आज वह विपक्ष में है, वो हल्ला मचाते हैं, विपक्ष का यह काम भी है, लेकिन वो बात कांग्रेस ने भी किया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में है तब भी हम देखते हैं कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति है। और अभी मध्य प्रदेश में आपके सामने उदाहरण है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिफेक्शन किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिर गई। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह इस तरह के जो कृत्य हैं, कदम हैं, वो जो मैंडेट है जो पब्लिक का, एक तरह से बिट्रेयल ऑफ पब्लिक मैंडेट हम कह सकते हैं, क्योंकि जनता जो मैंडेट दिया है उसने वह किसी दल को दिया है, वह किसी विचारधारा के आधार पर उसने वोट किया है। लेकिन जब इस तरह का काम होता है तो स्वाभाविक है कि हम जो है अब जनता को हम चीट करते हैं, राजनीति का अपराधीकरण हो। आप पहले आपको मालूम है 80 के दशक में जो है वो जो मसल पॉलिटिक्स चलती थी, चुनाव में जो धांधली होती थी, रिगिंग होती थी बड़े पैमाने पर, यह क्रेडिट जाता है टी.एन. शेषन जी को जिन्होंने इसको रोका और हमारी जो चुनावी व्यवस्था में अभूतपूर्व पारदर्शिता लाई, जो कि पूरे विश्व के लिए एक नज़ीर के रूप में हम सामने ले आए। लेकिन उसके बाद भी जो है हम आप देख रहे हैं कि तमाम जो संकीर्णतावादी प्रवृत्ति है राजनीति में वह बड़े पैमाने पर हावी हो रही है, और किस तरीके से हम उस नंबर को प्राप्त कर लें और हमारी सरकार बन जाए, यह दृष्टिकोण जब से आया है तब से हम देख रहे हैं कि राजनीति में जो शुचिता है, राजनीति में जो नैतिकता है, उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है और यह चिंता का विषय है। हम अपने दर्शकों के कुछ प्रश्न ले लेते हैं। हमने आमंत्रित किया था, उसमें बहुत सारे सवाल हैं आपके सामने, जिनमें शालिनी श्रीवास्तव हैं, हमारी दर्शक हैं। उनमें से मैं इनका जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने रखता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब संसद में प्रश्नकाल ही खत्म करने की बात हो रही है तो विपक्ष के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियाँ होंगी और इस प्रकार के निर्णय को एक फेडरल व्यवस्था वाले देश में किस तरह से देखा जाएगा? क्या ये तानाशाही है? देखिए, इस बारे में जो सरकार का जो वर्जन आया, उन्होंने ये कहा कि कोरोना का समय था, हम सदन की कम देर तक बैठकें कर सकते थे। स्वाभाविक है सत्ता पक्ष अपने उसके जस्टिफिकेशंस देगा, उसके लॉजिक देगा, लेकिन
साथ ही ये कोरोना का समय इन चर्चाओं के लिए ज़रूरी भी है। प्रश्नकाल होना चाहिए, और जब हम सदन की बैठक बुला सकते हैं, हम जब 2 घंटे 3 घंटे का सदन कर सकते हैं, तो हम 1 घंटे का प्रश्नकाल भी कर सकते हैं, और निश्चित रूप से उससे विपक्ष का क्या मत है वो जानने को मिलता है, सरकार को उसका समाधान का अवसर मिलता है। और ये सारी चीज़ें यह तय करने से पहले, सदन का सत्र बुलाने से पहले, कई बार लोकसभा के जो स्पीकर्स होते हैं वो स्पीकर महोदय बुला करके जो विपक्ष के नेता होते हैं उनके साथ भी बात करते हैं, वार्ता करते हैं, ये सब चीज़ें तय की जाती हैं। अगर यह करना भी था तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर विपक्ष के साथ चर्चा करनी चाहिए थी, और चर्चा के बाद ही समाधान, इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था। अगर उन्हें लगता है कि भाई विपक्ष भी ऐसा कह रहा है तो कि इसको अभी वर्तमान समय में इस पर, इस कोविड काल में इसे टालना चाहिए, तो तब कोई बात समझ में आती है। लेकिन अगर एक तरफा कार्रवाई करते हुए अगर इसको प्रश्नकाल को टाल देना, और जब उस पर विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सदन जब चला रहे हैं तो 1 घंटे हम प्रश्नकाल भी रख सकते थे, तो ये अपने आप में एक सरकार को, मुझे लगता है जो भी सत्ता पक्ष है उसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसके, कभी वह सत्ता में आज है वो कल विपक्ष में भी होता है, तो वह कैसे आगे फिर जो है वो इस तरह के प्रश्न जब उसकी बारी आएगी तो उठा पाएगा। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और विपक्ष को पूरे के पूरे अवसर देने चाहिए, सुनने का अवसर मिलना चाहिए। और रही बात हमारी फेडरल व्यवस्था की, जो आपने बात कही, तो हमारा जो संघीय व्यवस्था है, आप जानते हैं कि एक संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के संदर्भ में हम बात करते हैं कि केंद्र में हो सकता है कि किसी एक दल की सरकार हो, राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हो सकती हैं, और आइडियल एक सिचुएशन है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जी। और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल हमें लेना चाहिए। आजकल कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भी बात हो रही है, प्रतिस्पर्धी जो संघवाद की बात की जाती है, जिसमें कि राज्य भी अपने अपने स्तर पर बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बात हो रही है आजकल वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं, आजकल मैग्नेटिक महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं, राज्यों के माध्यम से भी राज्य भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो बेहतर करें। लेकिन वहाँ एक ज़रूरत इस बात की है कि जो केंद्र की सरकार है वो इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की केवल बातें ना करे, उसको धरातल पर भी अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। अभी देखने को आ रहा है कि इस कोरोना पीरियड में तमाम ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जहां पर कि हम देख रहे हैं, खास तौर से जो भी अपोजिशन रूल्ड स्टेट है, आप देखिए कि वो चाहे वो आपका बंगाल हो, चाहे वो अभी दिल्ली की सरकार के साथ, या फिर वो केरला में जो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं एक केंद्र और राज्य के बीच में हमें एक तनातनी देखने की कोशिश को मिलती है। तो यह कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक पूरे राष्ट्र के संदर्भ में सोचते हैं तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रों का ही राज्य उसी का अंग है। हमारा जो फेडरल सिस्टम बनता है वो, इसको अल्फ्रेड स्टेफान एक बहुत बड़े संघवाद के विचारक हैं, और उन्होंने ये बताया है कि 2 तरह के संघवाद होते हैं, एक होल्डिंग टुगेदर और एक कमिंग टुगेदर। तो भारत में हम लोग जो है वो एक दूसरे को पकड़ के बढ़ते हैं आगे, एक होल्डिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब ये एक दूसरे को हम जब नहीं पकड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि इस रेस में कोई पिछड़ जाएगा और कोई आगे चला जाएगा। और जब हम भारत की प्रगति की बात करते हैं तो सभी राज्यों का प्रगति करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अपोजिशन रूल्ड स्टेट हो या वह केंद्र की कोई पार्टी जो है वो स्टेट में रूल कर रही हो, ये बड़ा जरूरी है। साली का जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि एक प्रश्न ये भी है कि समाज के आज के समय में भारत में ऐसा माना जाने लगा है कि मोदी नहीं तो कौन। लोगों को लगता है कि विकल्प है, विकल्प ही नहीं है, विकल्पहीन हो गया है, उन्हें ही चुनना पड़ेगा। इसमें विपक्ष और आम जन की क्या भूमिका हो सकती है? मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ा पहले वाले प्रश्न से जुड़ा है। हाँ, देखिए एक चीज़ है, मैंने आपसे बताया, जैसे पहले भी नेतृत्व की बात की कि भारत में एक ये करिश्माई नेतृत्व की परिपाटी रही है, और ये करिश्माई व्यक्तित्व ये अपने आप में एक खतरनाक सा संकेत हो जाता है। लीडरशिप से प्रभावित लोग होते हैं निश्चित रूप से, कुछ टावरिंग फिगर्स होते हैं राजनीति में, और वो अपनी एक इंडेलेबल इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं, एक कह सकते हैं अमिट छाप छोड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया और उसके बाद से उन्होंने जिस मजबूती के साथ जो है पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी अपने आप को स्थापित किया, तो एक तरह से जैसे कि एक वैश्वीकरण के बारे में एक शब्द आता है टीना,
देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, TINA। तो कुछ इस तरह से जो है वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ विपक्ष का बहुत व्यापक पैमाने पर जो विपक्ष का बिखर जाना जो है वह उनके व्यक्तित्व को और उभारता है कि स्वाभाविक है कि मोदी जी में वाक्पटुता है, अपनी बातों को वो बहुत अच्छे से रखना जानते हैं और साथ ही में पार्टी यह दावा भी करती है कि उसने बहुत सारे काम किए हैं जनता के लिए, जनता को उसके बेनिफिट्स मिले हैं और जनता उनको इसीलिए 14 के बाद 19 में उसने उनको और भी बड़े मैंडेट से चुना है। देखिए, लोकतंत्र में जनता के मैंडेट को आप डिनाई नहीं कर सकते और बहुत सारे लोग हैं जो इसको अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर वो इन्होंने बात को रखने की कोशिश करते हैं और विमर्श स्थापित करने के कि ये एक मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ जो है वो देश बढ़ रहा है, जो देश जो डेमोक्रेसी के जो बेसिक एथॉस है उस पर कुठाराघात हो रहा है, सेकुलरिज्म पर चोट पहुंच रही है। लेकिन लोकतंत्र को आप जैसा कि जानते हैं कि लोकतंत्र के बारे में चर्चिल ने भी कहा था कि लोकतंत्र जो शासन की जो हमारे पास जो उपलब्ध जो विधाएं हैं उसमें श्रेष्ठ है, लेकिन दैट इज़ बेस्ट अमंग्स वर्स्ट, सब खराब है उनमें बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी बिल्कुल फ्लॉलेस है। तो आप हमारे पास जो विकल्प हैं उन विकल्पों में जो हमारे पास जो चुनने का तरीका है, अगर निश्चित रूप से एक दल को, एक नेतृत्व को अगर इतनी बड़ी जनता वो समर्थन देती है तो यह निश्चित रूप से यह शो करता है कि उसने कहीं ना कहीं जनता के बीच में लोकप्रियता हासिल की है और उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब विपक्ष का कमज़ोर होना यह अपने आप में, मैंने आपसे पहले भी कहा कि भारत में विपक्ष कमज़ोर हो रहा है और विपक्ष का कमज़ोर होना चिंतनीय है और इसके लिए ज़रूरी है कि विपक्ष हमेशा सरकार से तीखे सवाल पूछे, उसको हाशिए पर लाने की कोशिश करे और सरकार की खामियों को सामने ला करके उन्हें एक्सपोज करे। उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सामने आने चाहिए, उन पर चर्चाएं भी होती हैं लेकिन उतने व्यापक पैमाने पर चर्चा नहीं होती है। चाहे वो रोजगार का प्रश्न हो, चाहे वो बढ़ती बेरोजगारी का प्रश्न हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है जिन पर कि सरकार भी यह समझती है कि उसको उसने किया है, प्रयास किए होंगे, लेकिन उन्हें अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। और यहाँ पर लोक जो है एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंतर्गत यहाँ पर ही विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन्हें अपने पार्टी लाइन पर डिफरेंसेस को छोड़ करके उन्हें एकजुट होकर के सरकार से इन बातों को उठाना चाहिए। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर सरकार को विपक्ष ने घेरा है और सरकार जो है उसके बाद जो है वो उसने अपने आप को संशोधन भी किया है और इसी तरह से लोकतंत्र आगे बढ़ता है। जी, तो ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं ऋषभ वर्मा, उनका प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में जिस तरह संस्थाओं का पतन हो रहा है, अभी आप जोड़ भी रहे थे उस चीज़ को, ऐसे में क्या कोई उम्मीद है कि ये कभी रुकेगा? देखिए, लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके बारे में कहा जाता है दे आर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, दे आर पिलर्स ऑफ गवर्नेंस, ये शासन के पिलर्स हैं। और अगर भारत में हो या दुनिया के किसी भी राष्ट्र की हम बात करें, क्योंकि अगर जो लोकतंत्र के कैरियर्स हैं, जो संवाहक हैं, यानी ये जो संस्थाएं हैं, अगर ये संस्थाएं कमज़ोर होंगी तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र कमज़ोर होगा और लोकतंत्र कमज़ोर होगा तो हम समझ सकते हैं कि फिर जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी के सर्वाइव करने के चांसेस भी जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। भारत में जहाँ तक इसकी हम बात करें, संस्थागत ह्रास की अगर हम बात करें, तो ये आज का ही प्रश्न नहीं है। आपको मालूम है भारत में 1975 में इमरजेंसी लगी थी और एक बहुत बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं कि जो है वो संस्थाओं का ह्रास हुआ था। उस दौर में चर्चा हुई थी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात हुई थी कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको जो है वो प्रतिबद्ध होना चाहिए। किसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए? ब्यूरोक्रेसी ऑफ कोर्स कमिटेड हो, लेकिन उसका कमिटमेंट राष्ट्र के प्रति हो, योजनाओं के प्रति होना चाहिए, न कि नेतृत्व के प्रति कमिटेड होना चाहिए। लेकिन ऐसा उस वक्त हमें देखने को मिला, उस वक्त न्यायपालिका के साथ भी यही चीज़ देखने को मिली थी और आज भी जो है कई मामलों में इस तरह के जो है वो आरोप और आक्षेप जो है वो लगाए जाते हैं, देखने को मिलता है। एक चीज़ हम देखते हैं कि भारत में अगर हम इंस्टीट्यूशंस की जर्नी को देखें तो इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया आर चेंज रेजिस्टेंट। हम देखते हैं कि जो संस्थाएं हैं वो
नहीं चाहती कि वो चेंज हो, क्योंकि ये कॉलोनियल लेगेसी है, ये औपनिवेशिक काल से ये चली आ रही है और उन्होंने एक तरह से अपने आप को मजबूती से, जैसे उदाहरण के लिए ब्यूरोक्रेसी को ले लीजिए, अगर ब्यूरोक्रेसी की पोजीशन बहुत साउंड है तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनमें कोई कुछ ऐसा कुछ हो जहाँ पर कि उनकी जो ताकत है वो कमज़ोर होती है। इसीलिए आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स आ गए, इंटरनेट और ये सब कुछ चीज़ें आ गई, हम पारदर्शिता की बात उसके माध्यम से करने लगे। लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो इन संस्थाओं में इनके माध्यम से कॉस्मेटिक चेंज आया है, बाह्य परिवर्तन आया है। संस्थाओं में कुछ आंतरिक परिवर्तन आया हो, ग्रास रूट लेवल पर कुछ इस तरह से संस्थाओं की वर्किंग में चेंज आया हो, इस तरह का कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। उदाहरण के लिए आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को ले लो, उनके कोई वर्किंग में हम देखें अगर पिछले 40-50 वर्षों में कुछ बड़ा वो पीपल सेंट्रिक हो गई हो, बहुत अच्छा काम करने लगी हो, उनका जो आमूल जो ढांचा है वो वही बना हुआ है, ये हम एक चीज़ जो है देखने को पाते हैं। और इसके पीछे एक और भी कारण है कि भारत में जो संस्थाएं हैं वो अतुल कोहली कहते हैं कि वो सामाजिक दबावों से नहीं मुक्त हो पाई, और चूंकि वो सामाजिक दबावों से नहीं मुक्त हो पाई हैं, इसलिए उन संस्थाओं में एक संगठनात्मक कमजोरी, हमें ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस देखने को मिलती है। दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिला है कि जहाँ तक इन संस्थाओं का प्रश्न है कि संस्थाओं को हमें आवश्यकता इस बात की थी कि हमें उन्हें इफिशिएंट बनाते, हम उन्हें अकाउंटेबल बनाते, हम उन्हें डेमोक्रेटिक बनाते, यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस बड़ा ज़रूरी था। लेकिन हमने वो नहीं किया और सरकारों ने ये महसूस किया कि ये जो संस्थाएं हैं एक तरह से उनके लिए ऑब्स्टेकल का काम कर रही हैं। तो अगर वो ऑब्स्टेकल का काम कर रही हैं तो हम किस तरीके से उन्हें यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए कि हमारे यहाँ एक झटके में चुनाव आता है और पता चला कि सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कहने को कागज़ पर हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सरकारों की पॉलिसीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी मंत्री नेता का जो दबाव होता है वो ये होता है कि उसके क्षेत्र में अमुक जिलाधिकारी होना चाहिए, अमुक एसपी होना चाहिए, अमुक थानाध्यक्ष होना चाहिए। तो हम ये नहीं कहते कि हमारी जो इतनी हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज है, जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिगरस है। बहुत टफ कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से वो बच्चे चुन करके आते हैं। उनकी जो योग्यता पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, लेकिन प्रश्न उठता है कि जब वो व्यवस्था का पार्ट बनते हैं तो उनको हम किस रूप में जो है उनको हम यूज़ करते हैं। इस बारे में मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। एक पीटर इवांस बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने कहा है कि भारत में पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस हैं। पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस यानी कुछ जगहों पर, कुछ क्षेत्रों में कुछ लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। आप कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरीज आप कई बार अखबारों में भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या बात है कि वो चीज़ इमुलेट नहीं हो जाती बाकी तरफ? क्यों नहीं सरकारें इस तरह के लोगों को प्रमोट करती हैं? तो यह एक कारण है कि भारत में हम देखते हैं कि जो हम इंस्टीट्यूशन से उम्मीद करते हैं, जो संस्थाओं से उम्मीद करते हैं कि संस्थाएं पारदर्शी हों, बेहतर तरीके से काम कर सकें, वो नहीं कर पा रही हैं। और निश्चित रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सरकार सत्ता में आती है वह अपने फ़ायदे के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से संस्थाओं में वो एक तरह से आप कह सकते हैं जोड़ तोड़ करने की कोशिश करती है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो हम भारत में हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिके देख रहे हैं। सर, आपके एक विद्यार्थी हैं मनोज चौधरी जी, जिनका प्रश्न है कि हाउ कैन वी कोप अप विद द प्रेजेंट इकोनॉमिक डाउनफॉल ऑफ द स्टेट। ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अभी ख़ास तौर से इनका प्रश्न मुझे लगता है कि वो कोरोना के संदर्भ में है। पॉलिटिकल इकोनॉमी का, हाँ, पॉलिटिकल इकोनॉमी का सब्जेक्ट है कि जो अभी कोरोना का पूरा जो पीरियड है और इसमें हमने देखा कि जो मैसिव स्केल पर जो माइग्रेशन हुआ और जो अर्बन एरियाज़ में जो रूरल वर्कर्स थे जो माइग्रेट करके वो गाँव में आए, गाँव पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। दूसरी तरफ जहाँ वो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वहाँ इंडस्ट्रीज़ में वर्कर का अभाव हो गया, तो वहाँ पर भी जो है वो एक समस्या आ गई। और एकदम से हम कह सकते हैं अभी जो एक फिगर भी आया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह माइनस में दिखाई दे रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है -23-24% जो है हमें देखने को मिल रहा है, और ये बिल्कुल एक चिंता का विषय है। जहाँ तक इसे कोप अप करने का प्रश्न है, सरकार के सामने चुनौतियाँ हैं। सरकार
को जो है ने कुछ सीरीज़ ऑफ मेजर्स भी लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने, उन्होंने बहुत सारे पैकेज अनाउंस किए। अभी सरकार जो है वो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, खाद्यान्न योजना शुरू की गई है, लोगों को अनाज दिए वितरित किए जा रहे हैं। सरकार ने जो MSMEs हैं, जो मध्यम और ये जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको बहुत सारा जो MSMEs को सपोर्ट करने की कोशिश की है। मनरेगा के अंतर्गत सरकार ने गांव में ही लोगों को रोज़गार देने की कोशिश की है। यानी सरकार के द्वारा हम देख रहे हैं कि सीरीज ऑफ वेलफेयर मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी नहीं है। आप जानते हैं कि अभी जो माइग्रेशन हुआ उसके बाद एक रिवर्स माइग्रेशन का भी ट्रेंड शुरू हुआ है, और बेसिकली जो गांव में जो वो वर्कर लौटा है जो स्किल्ड है या जो सेमी स्किल्ड वर्कर है, जिसकी डिमांड वहाँ है, जो इंडस्ट्री में जहाँ वो काम कर रहा था वहाँ भी उनको बुलाया जा रहा है। उन इंडस्ट्रीज़ को भी अनुदान की आवश्यकता है ताकि वो इन वर्कर्स को अपने यहाँ पुनः एब्जॉर्ब कर सके, पुनः उन्हें रोज़गार दे सके। तो उस पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इसके अलावा हम रूरल, चूँकि लेवल पर रूरल एरियाज़ में बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ, हमारा ध्यान उसकी तरफ गया था, लेकिन आप जानते हैं कि बाढ़ आ गई, तो वो नरेगा में भी जो काम कर रहे थे वो काम भी रुक गया, और उनके सामने भी जो लोग लौटे हैं अभी लाइवलीहुड का प्रश्न आ गया है। सरकार को कुछ और इसमें करने की आवश्यकता है, और जिसके लिए तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने भी तमाम मांग की थी। सरकार ने कुछ DBT के तहत जो है कुछ पैसे भी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बड़ा एक मीगर अमाउंट है, वो कितना लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। एक और इस दिशा में बात हो रही है जो बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, जिसमें कि RBI के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन जी ने भी इस बात को उठाया कि जो अर्बन जो एरिया से जो लोग रह रहे हैं, यानी सरकार को अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी चलानी चाहिए। यानी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम क्या है? यानी कि जो अर्बन एरिया में जो रहने वाला जो गरीब तबके का व्यक्ति है, ऑफ कोर्स ये स्कीम चलाए, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए इन व्यक्तियों को, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, मूल इन्हेबिटेंट्स हैं, उनको आप या तो जैसे पार्कों का पुनर्निर्माण करवाना है, सार्वजनिक सड़कों का निर्माण करवाना है, रास्ते की रिपेयरिंग करानी है, इन सारे कार्यों में इन्हें एंगेज करें। इस तरह दिशा में कोई सरकार ने कदम नहीं उठाया है। अर्बन जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होनी चाहिए थी, ये सारे अगर सरकार इस तरह के कदम उठाती है, या अभी तक जो सरकार ने कदम उठाए, आवश्यकता इस बात की भी है। देखिए, हमारे यहाँ सरकार कोई योजना बनाती है और कई बार उन योजनाओं का हम फीडबैक मैकेनिज्म नहीं इवॉल्व करते कि उससे वास्तव में जो बेनिफिशियरी, जो हमारा टारगेट ग्रुप था, उस तक बेनिफिट कितना पहुंचा। सरकारें ये बात करती हैं कि हमने 20,000 करोड़ रुपया इसके तहत जारी कर दिया, हमने 35,000 करोड़ वहाँ खर्च कर दिया। एक सरकार का अपना मैकेनिज्म ये भी होना चाहिए कि क्या वाकई में जो बेनिफिशियरीज है, जिनके लिए वो धन हमने आवंटित किया, उन तक पहुँचा। नहीं पहुँचा तो क्यों नहीं पहुँचा, और हम क्या करके उन तक पहुँचा सकते हैं। तो ये सब भी एक इस पर विचार करने की आवश्यकता है, और अगर सरकार इन पर ध्यान देगी तो मुझे लगता है कि इससे तुरंत तो नहीं निपटा जा सकता, लेकिन आने वाले 1.5-2 वर्षों में हम जो है अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर अवश्य ला सकते हैं। अमित वर्मा जी ने एक प्रश्न रखा है सर, जो निजीकरण से जुड़ा हुआ है, कि भारत निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, उसकी उत्पादकता, उद्यमशीलता, गुणवत्ता इत्यादि में सुधार तो होगा उससे, लेकिन निजीकरण बाजारवाद को बढ़ावा देकर गरीबों को की पहुंच से दूर कर देगा राज्य को। ऐसी परिस्थिति में निजीकरण की बजाय सरकारी उद्यमों में जॉब सिक्योरिटी को खत्म कर इफिशियंसी एंड टैलेंट को महत्व दिया जाए। इस व्यवस्था में शायद निजीकरण के लाभ और सरकारीकरण के लाभ दोनों को ही समावेशित किया जा सकता है। क्या ये संभव है? देखिए, अमित ने प्रश्न भी पूछा और उत्तर भी दे दिया है अपने प्रश्न में ही। मैं उन्हीं की बात को आगे अगर बढ़ाऊँ, भारत में इस पर बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत चर्चा हो रही है कि सरकार जिस तेज़ी से PSUs का में अपने शेयर्स जो है वो बेच रही है और डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, क्या यह सही है, क्या यह गलत है। और दो चीज़ें कही जाती हैं, मैं दोनों के बारे में बात करूं। जहां तक देखिए PSUs है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, तो उनके साथ एक करप्शन वर्ड इन्वॉल्व हो जाता है कि जो PSUs हैं ये करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, इनमें भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार होने से ये परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, और परफॉर्म नहीं कर पाती हैं तो एक निदान ये आ गया कि इनको फिर जो है वो बेच दिया।
ये अपने आप में एक बड़ा विचारणीय है। BSNL जो है एक बहुत बड़ी ढांचा है, LIC बहुत बड़ा ढांचा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अगर BSNL बढ़िया नहीं परफॉर्म कर रहा है तो एक मैकेनिज्म ये हो सकता है कि सरकार उसको मॉनिटर करे और देखे कि उसकी क्या खामियां हैं, उन खामियों को दूर करे और उसको कैसे वो कम्पीट कर सकती है प्राइवेट प्लेयर के साथ, ये सरकार सुनिश्चित कर सकती है। एक प्राइवेट व्यक्ति अगर इस तरह से कार्य कर सकता है तो एक पूरी की पूरी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? ये बड़ा सोचने का विषय है। तो ये केवल और केवल ब्रांडिंग कर देना कि जनरली हम एसोसिएट करते हैं कि जो PSU हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वो करप्ट है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो इफिशिएंट है। ये या प्राइवेट सेक्टर में हम ये कहें कि प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन होता है। फिर कई बार प्राइवेट सेक्टर में हम कहते हैं कि भाई आपका कोई जॉब का सिक्योरिटी नहीं है, PSUs में सिक्योरिटी होती है। तो यानी कहने का अभिप्राय है कि दोनों की मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उदारीकरण की प्रक्रिया जो आई थी 80 के दशक से ही, राजीव गांधी वगैरह जो इसकी बातें की और बाद में मनमोहन सिंह जी ने इसको बड़े पैमाने पर लॉन्च किया और ये सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। हम कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। दुनिया का कोई भी राष्ट्र इससे अछूता नहीं है और हमारे लिए भी इससे जो है वो बचना जो है वह मुश्किल है। बिल्कुल, हाँ, बिना एक्सेप्ट किया। हाँ, लेकिन एक आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो सेलेक्टिव जो है वो प्राइवेटाइजेशन करे। यानी आप प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन जो है वो इन सेलेक्ट एरियाज हो, जहां पर खास तौर से जो इलीट सेंट्रिक इंडस्ट्रीज हों, जहां जिससे वास्ता ज़्यादातर इलीट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन का पड़ता हो, वहां आप करें, क्योंकि वो कैपेबल है, उसको बियर कर सकता है, उसका सामना कर सकता है। लेकिन वो PSUs को, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो आम जन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जो गरीबों के हितों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है, अगर सरकार उन PSUs में अगर प्राइवेटाइजेशन करती है तो निश्चित रूप से जो गरीब तबका है उसके हित कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो यह आवश्यक है कि सरकार जो है इस बात का ध्यान रखे। अगर हम शॉर्ट टर्म में ये सोचे कि PSUs में हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो सरकार के पास आप कह सकते हैं कि उनके पास जो फिस्कल डेफिसिट है उसको मीट आउट करने के लिए उनको धन आ जाएगा। ये टेम्प्रोरी रिलीफ हो सकता है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो इन ए नट सेल या अंत में ही इस बारे में कहूँगा कि सरकार PSUs में डिसइन्वेस्टमेंट करने में जल्दीबाजी न करे और वो जो गरीब तबका है उसके हितों को ध्यान में रख करके कम से कम उन सेक्टर में अपनी सहभागिता बनाए रखे जो आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम एक वेलफेयर डेमोक्रेसी और वेलफेयर डेमोक्रेसी में यह बड़ा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न थोड़ा लंबा है जो आशुतोष जी ने पूछा है। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, पॉलिटिकल साइंस। पार्टी टिकट के लिए मारामारी, पार्टी प्रत्याशियों का अपना आपराधिक रिकॉर्ड तथा अकूत संपत्ति की स्थिति, चुनाव खर्च में बेतहाशा वृद्धि जिससे ईमानदार और अच्छे लोगों के राजनीतिक नेतृत्व में बढ़ती दूरी, ये सब बातें स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हितकर न होकर शुभ संकेत भी नहीं है। वर्तमान स्थिति देखते हुए लोकतंत्र के विकृत होते स्वरूप के कारण निराशा के भाव लगातार अवतरित हो रहे हैं और व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह उठने लगे इसी के साथ साथ लोगों के अंदर। तो इसका समाधान क्या हो सकता है भारतीय लोकतंत्र? देखिए, आपने जो ये उसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है जो राजनीति में हम शुचिता की बात कर रहे थे कि भारतीय राजनीति में शुचिता का अभाव देखने को मिलता है, और वो क्रिमिनलाइजेशन ना पॉलिटिक्स हो या मनी पावर हो, ये सारी चीज़ें ये सब उसी का अंग है। और हम एक चीज़ में मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा कि भारत की में हम लोकतंत्र की अगर यात्रा को देखें तो भारतीय लोकतंत्र मात्र 70 वर्ष पुराना है। 70 वर्ष, मैं ये तो नहीं कहता कि यह एक एक्सक्यूज़ है जवाब के तौर पर, लेकिन 70 वर्ष किसी राष्ट्र के जीवन में एक शैशवावस्था होती है। यह एक बड़ा छोटा सा समय होता है। अगर हम भारतीय लोकतंत्र की प्रगति को देखें तो 70 वर्षों में जहाँ एक सुई भी नहीं होती थी और हमने बहुत तरक्की की है, हम बहुत आगे बढ़े हैं। हमें आशावादी होना चाहिए। आशावादी होने का यह अभिप्राय कतई नहीं है कि हम जो है इन खामियों की चर्चा न करें, इन खामियों को हम रूट आउट करने की कोशिश न करें। आप देखिए, संसद का जो चरित्र हुआ करता था आज़ादी के बाद, उसमें एक वकील होते थे या इलीट क्लास समाज का होता था,
आज आप देखिए कि उस संसद के चरित्र को आप देखेंगे, उसको देखेंगे तो उसमें हमें कंप्लीट परिवर्तन हम देखने को मिलते हैं। एक तरह से एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट हम देखते हैं, क्योंकि हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर भाषा, यानी हर वर्ग का जो है उसमें प्रतिनिधित्व तो बढ़ रहा है। वो तो संसद के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। जो इसी तरह से आप देखें कि भारतीय राजनीति में एक, मैं आशा की किरणों की बात कर रहा हूँ बेसिकली, अभी आपसे रे ऑफ होप की बात कर रहा हूँ, जिसे योगेंद्र जी ने सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज की बात की थी, द्वितीय लोकतांत्रिक उभार की। उससे आशा यह है कि जो बैकवर्ड कास्ट की देखिए जो पॉलिटिक्स हुई, दलित राजनीति का जो अभ्युदय हुआ, यह भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है। हम इसे किस रूप में लेते हैं यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि जो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक माध्यम से ही व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाता है। तो यह जो है, जो समाज का जो पिछड़ा तबका था वह संघर्ष करता हुआ और अपना स्थान बनाने की कोशिश करता है और सत्ता की मुख्यधारा तक पहुंच रहा है, अपने दल निर्मित करता है, चुनाव लड़ता है और सत्ता में भी आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। तो इस तरह से जो है लोकतंत्र में, जैसे कि वो मोदी जी बातें उन्होंने कहते हैं वो सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम जब सबका साथ की बात करते हैं और सबका विकास की बात करते हैं तो हम यह कार्य केवल सरकारों के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो एक कहावत है कि माँ भी जो है वो रोते हुए बच्चे, जब तक बच्चा रोता नहीं खाना नहीं खिलाती, तो समाज में भी जो हाशिए पर तबका है जब तक वह एकजुट होकर के और सरकारों पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करता है, सरकारें भी कई बार उसको अनसुना करती हैं। तो इसलिए हमने एक चीज़ देखी है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। इसके अलावा जो है हम एक और भी देखते हैं, अगर आप देखेंगे कि जो भारत का जो इलीट तंत्र है उस पहले हम कुछ देखते थे कुछ जातियों का ही कब्जा होता था, चाहे वो राजनीति में भी वो कब्जा होता था या अन्य जगहों पर भी। क्रिस्टोफ जेफरलो जो कि भारतीय राजनीति के एक अच्छे विद्वान हैं, वो भी ये कहते हैं कि एक तरह से हमें देखने को मिलता है कि एक रिमार्केबल शिफ्ट हमें देखने को मिलता है भारत में इन सोशल कंपोजिशन ऑफ इलीट में, यानी जो यहाँ का अभिजन वर्ग है उसमें भी हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और यह अपने आप में अगेन यह एक पॉजिटिव चीज़ है। सो कहने का मतलब यह है। इसके अलावा आप देखिए सीरीज ऑफ एफर्ट्स हुए। मैंने आपसे जिक्र किया था कि सरकारें गिरा दी जाती थी मैंडेट होने के बाद भी। एसआर बम्बई वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका में जो डिसीजन आया उसके बाद से अब सरकार तुरंत नहीं गिरा सकते हैं, उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पर अवसर देंगे सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को। और ऐसा हुआ, जैसे उदाहरण के लिए बिहार में राबड़ी देवी की सरकार गिराई गई, उन्होंने फ्लोर पर साबित कर दिया और वापस आ गए, तो एक शुभ संकेत है। इसी तरह एंटी डिफेक्शन लॉ आया था राजीव गांधी जी के ज़माने में, उससे भी काफ़ी, मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से, लेकिन ये दल बदल पर काफ़ी परिवर्तन आया। इसी तरह से जब आप एक चीज़ देखिए, ये चुनाव आयोग ने भारत में जो बहुत ज़्यादा जो है एक बड़े पैमाने पर जो है वो चुनाव में जो है एक तरह से हम कह सकते हैं धांधली होती थी, उस पर एक तरह से लगाम लगाया है। तो हमने बहुत कुछ उसमें अचीव किया है, लेकिन साथ ही मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत कुछ करना भी बाकी। डॉक्टर शशांक तिवारी, आप पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। आपका प्रश्न है जो कम से कम राजनीतिक विज्ञान से थोड़ा सा अगर पृथक ये कहिए कि राजनीति का प्रश्न है ये, राम मंदिर का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 2022 के चुनाव को किस तरह से प्रभावित करेगा, ये अंतिम प्रश्न है आज की हमारी चर्चा का। जी देखिए, निश्चित रूप से ये अभी वर्तमान समय में जो 5 तारीख को अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अयोध्या गए और उन्हें वो उसकी आधारशिला रखी, और यह यद्यपि फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है और इसीलिए सभी ने इसको स्वीकार भी किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, किसी के पास कोई विकल्प भी नहीं था, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह निश्चित रूप से एक प्रचंड माहौल निर्मित करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही देखिए उसके जो 3 प्रमुख एजेंडा रहे पार्टी के, उसमें उन्होंने जब कोalition की गवर्नमेंट थी तो इस मुद्दे को उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, लेकिन चाहे वह यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, अनुच्छेद 370 हटाने का हो या राम मंदिर का हो, 2 एजेंडा जो थे उनके वो फुलफिल होते हुए दिखाई देते हैं। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो है वो बीजेपी के लिए जो है एक जो उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो उसको कहीं ना कहीं एक मजबूत, उनमें एक विश्वास की भावना बढ़ाती। और आप एक चीज़ देखेंगे कि जब यह डिसीजन आया तो उसमें सारे विपक्ष ने भी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, चाहे वो आपके प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हो,
दिग्विजय सिंह हो, इन सभी लोगों ने भी जो है उसको जो है उस निर्णय के खिलाफ नहीं गए। एक बड़ी अजीब सी बात है कि विपक्ष की राजनीति जो होती है, इसी तरह 370 के मुद्दे पर भी वो लोग कुछ नहीं कह पाए। यानी जो विपक्ष की राजनीति जो कि पोलरिटी पर डिपेंड करती है, ध्रुवीकरण पर, और राजनीति में ध्रुवीकरण होना भी चाहिए, होता है। राजनीति में ध्रुवीकरण नहीं होगा तो राजनीति फिर किस बात की होगी, जब सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा ही लगा कि सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए। लेकिन चूंकि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था, आप जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी इसके लिए, और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड जनमत बना था। और खुल करके अगर उसकी एडवोकेसी करने वाली अगर कोई पार्टियां नहीं है तो वो दो रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या महाराष्ट्र से शिवसेना हो। स्वाभाविक है कि आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उसको एनकैश करने की कोशिश करेगी, और निश्चित रूप से जो उसकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इससे उत्साहित होगी, और यह उसके पक्ष में वातावरण निर्मित करने का काम करेगा। यह अभी चूँकि चुनाव में 2 वर्ष शेष हैं, तो यह कहना तो जल्दीबाजी होगी कि क्या परिणाम आएंगे। लेकिन यह मैं विपक्ष के लिए तो मैं नहीं कहता, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के निश्चित जो है यह उसके पक्ष में वातावरण का निर्माण करेगा। ये थी हमारी आज की संपूर्ण परिचर्चा। हम सर के आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े हैं। संभव है कि अगर कुछ और मुद्दे ऐसे लगते हैं कि आपसे बातचीत करना उन पर ज़रूरी है, तो हम आपसे आगे भी मिलेंगे और आप हमें समय देंगे, ऐसी आशा है। ये पूरा कार्यक्रम था आज का, आप देखें इसे, और एक निवेदन आपसे ये भी है कि इसे दूर तक पहुंचाइए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग देख सकें और इससे लाभ उठा सकें। अगर वीडियो आपको पसंद